हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज आप लोगों के साथ लाया हूँ वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो या 3 में हो, इन तीनों सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास एक कॉमन सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो आज हम देखने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट यूनिट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, साथ में इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसके नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। इससे पहले की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ये यूनिट अपलोड मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। ये यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में पढ़ना है। सिलेबस में आपको इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी। शायद ये चारों टॉपिक आपको करने हैं। इसके सब पार्ट्स हैं कुछ, वो सारे कवर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जस्टिस। जस्टिस हमारे पास 3 तरीके का दिया गया है इसमें: सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब इसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस को एक्सप्लेन करना है। जस्टिस मीन्स टू गिव ईच एंड एवरी पर्सन दैट व्हाट दे डिजर्व। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जिस पर्सन को जो डिजर्व करता है उसे वो देना, वो कहलाता है आपका जस्टिस। Justice and fairness are closely associated terms which are sometimes used in place of each other. Justice and fairness ऐसी टर्म है जिन्हें हम कई बार एक दूसरे की प्लेस पर भी यूज कर लेते हैं। The mentioning of justice in preamble intend not only to create an environment in which social, economic and political justice is assured. ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस वर्ड को डालने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि सभी को सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, बट ऑल्सो टू वर्क पॉजिटिवली अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन और अदरवाइज। इसके अलावा और क्या मतलब है जस्टिस का? कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में, तब एक सोसाइटी या एक नेशन जस्टिस का नेशन कहलाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर ना हो? ना तो कोई कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो, ना किसी कम्युनिटी, ना किसी रेस, ना किसी रिलीजन और ना ही और किसी चीज से रिलेटेड कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन ना होना आपका जस्टिस कहलाता है। द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। जो जस्टिस को हमने 3 पार्ट्स में, 3 और सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, वो हमने कहाँ से लिए हैं? जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उससे हमने ये आइडियाज को लिया है। अब देखिए, वही बता रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जस्टिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हमें पढ़ना है सोशल जस्टिस के बारे में। तो सोशल जस्टिस डिनोट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। क्या बोला गया है? सोशल जस्टिस क्या होता है? जब सभी जितने भी लोग हैं किसी देश के, उनका इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस ना किया जाए। किस बेसिस पर? ना तो कलर के बेसिस पर, ना कास्ट के बेसिस पर, ना किस रेस से वो बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन के हैं, क्या सेक्स है उनका, इन सब से रिलेटेड जब उनका कोई भी डिफरेंस ना किया जाए तो वो कहलाता है आपका सोशल जस्टिस। इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या हो गया? कि किसी भी एक सेक्शन या कुछ सेक्शन के सोसाइटी को प्रिविलेज मतलब फायदा देना ना, ये मतलब नहीं है सोशल जस्टिस का। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा फायदा मिल रहा है तो वहां सोशल जस्टिस नहीं है। एंड एट द सेम टाइम मेकिंग प्रोविजन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बैकवर्ड सेक्शन। और यही ध्यान में रखते हुए सोशल जस्टिस में और क्या किया गया है? जो पिछड़ी हुई कास्ट है, पिछड़े हुए सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन, उनको जैसे कि SC, ST, OBC, उन्हें प्रोविजन प्रोवाइड करवाना कि वो अपना इंप्रूवमेंट कर सके। फिर आएगा आपका इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस मींस प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड रिमूविंग इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज। इट ऑलवेज इंप्लीमेंटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है? सभी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, मतलब पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देना। इकोनॉमिक इक्वलिटी रखना, मतलब सभी के जो इनकम हो वो बराबर रखना। और रिमूविंग इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज, मतलब जो आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें खत्म करना, ये कहलाता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। ये एक तरीके से अगर सोशल जस्टिस पूरा हो जाता है तो इकोनॉमिक जस्टिस अपने आप पूरा हो जाएगा। ये माना जाता है कि इकोनॉमिक जस्टिस सोशल जस्टिस का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस मींस देयर शुड बी अ इकोनॉमिक इक्वलिटी अमंग एवरीवन इन द सोसाइटी। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है? जितने भी लोग सोसाइटी में हैं उन सभी के बीच में इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब जो उनकी इनकम हो वो सभी की बराबर हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो।
देयर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी इनइक्वलिटी अमंग इंडिविजुअल, लोगों के बीच में किसी भी तरीके की इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। किसके बेसिस पर? उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी ड्यू टू हिज हर इकोनॉमिक स्टेटस, किसी को भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने से उसके इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं देने में ये हमें नहीं करना चाहिए। मतलब जो उसकी स्किल्स और एलिजिबिलिटी के बेसिस पर हमें उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ना कि उसके इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एनी पर्सन शुड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड हिम, किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस उसके एक तरीके से रुकावट नहीं बनना चाहिए कि उसे उसके इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। तो पॉलिटिकल जस्टिस इज दैट एवरीवन हैज एन इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन पॉलिटिक्स विदाउट प्रीजुडाइज। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है जब सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाए, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी आ जाए कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकें, तो वो कहलाता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। इट मीन्स दैट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेज, पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है कि सभी लोगों के पास पॉलिटिकल ऑफिस जाने की इक्वल एक्सेस हो, मतलब सभी को बराबर अधिकार हो, वो जब चाहें तब किसी भी राजनीतिक ऑफिस में जा सकें और सभी गवर्नमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके। Political justice means all the people have an equal, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities। सभी के पास equal, free and fair right होना चाहिए कि वो political opportunity में उनका किसी भी तरीके का discrimination ना हो और वो participate कर सके। ये हो गया आपका जस्टिस के बारे में। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी एंड राइट। एक्सप्रेशन जो है उससे हमें वो किसका एक मैटर है, मतलब एक पार्ट है किसका, लिबर्टी एंड राइट का। द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड राइट टू नो आर द सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब जो लिबर्टी ऑफ थॉट होती है, मतलब हमें सभी चीजें जानने का अधिकार है, ये क्या है, एक सोर्स है किसका, एक्सप्रेशन का। मतलब जब हमें पता लगेगा सभी चीजों के बारे में तभी हम उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। फ्री स्पीच इज अ लाइफ वायर ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के साथ फ्री स्पीच मतलब सभी को बोलने का अधिकार है, ये भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट बन जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंटीग्रल टू एक्सपेंशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कैसे पूरी होती है, जब किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का फुल एंड फेयर डेवलपमेंट होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज मोर एसेंशियल इन डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ स्टेट वेयर पीपल्स आर सोवरेन रूलर्स। क्या बोला गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पर ज्यादा जरूरी होता है जहां पर लोगों का अधिकार चलता है, मतलब लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जनता को देश को चलाते हैं, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना जरूरी है। द प्रियम्बल डिस्क्राइब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एज वन ऑफ द कोर वैल्यू। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को कोर वैल्यूज बोला गया है। दीज हैव टू एश्योर टू एवरी मेंबर ऑफ ऑल दी कम्युनिटीज। और ये सभी कम्युनिटीज के सभी मेंबर को इक्वली इसका राइट दिया गया है। इट हैज डन सो दैट द बिकॉज द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी कैन not be attained without the presence of certain minimal right which are essential for a citizen and civilized existence of individual। ये बोला गया है, ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तभी एक आइडियल डेमोक्रेसी अटेन की जा सकती है अगर सभी को इक्वल राइट दिए जाएंगे। अगर किसी को कम किसी को ज्यादा दिए तो फिर ये ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है इक्वलिटी। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, लिबर्टी वाला और इससे पहले वाला था जो। अब है हमारे पास इक्वलिटी। इक्वलिटी में हमारे पास 2 पार्ट हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मैं एक बार आपको ऐसी बता देता हूं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि सभी के पास अधिकार है कि वो लॉ से इक्वलिटी की मांग कर सके, मतलब उन्हें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट, सारी चीजें बराबर मिलनी चाहिए। और इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ मतलब जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये बोला गया है जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को इक्वलिटी के लिए मना नहीं कर सकती है, लॉ में वो डिमांड कर सकता है इक्वलिटी के लिए। इट मीन्स दैट लॉ अप्लाई इन सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लॉ सभी के लिए इक्वली अप्लाई होगा, चाहे पर्सन का स्टेटस कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा लॉ एप्लीकेबल होने के लिए। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। जो रूल ऑफ लॉ होता है वो किसी भी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन होता है। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्या बोला गया है, किसी भी पर्सन का, अब इक्वलिटी में क्या क्या आता है आपका, तो किसी भी पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बेस करता हो, चाहे किसी रेस का हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी सेक्स का हो, चाहे कहीं पर भी उसका बर्थ हुआ हो।
दिस स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेम, वही चीज बोली गई है। दिस इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट सोशल इक्वलिटी, ये किस लिए की गई है? सोशल इक्वलिटी लाने के लिए किया गया है। Every citizen of India has equal access to shop, restaurant, place of public environment और in use of well, tank, road without any discrimination। तो इससे क्या हो जाता है कि जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उन सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाती है, मतलब सभी को समान अधिकार हो जाता है। वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी काम करवा सकते हैं या कर सकते हैं, उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उन्हें कहीं जाने आने जाने से रोका नहीं जाएगा। फिर है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड करवाती है उसमें सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो देश की गवर्नमेंट है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन पे हायर करने के लिए। ऑल सिटीजन कैन अप्लाई एंड बिकम एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो एलिजिबल होगा वो गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है। मेरिट एंड क्वालिफिकेशन विल बी बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसके बेसिस पर दी जाएगी? मेरिट्स और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर दी जाएगी, ना कि किसी पर्सन के स्टेटस के बेसिस पर। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस राइट, लेकिन इससे जो ये राइट हैगा कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर सिटीजन बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBC। एक्सेप्शन ये है कि एक स्पेशल प्रोविजन दी गई है किन लोगों को जो बैकवर्ड कास्ट से, बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया है कि इन्हें इतनी इतनी अपॉर्चुनिटी दी ही दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत जो समाज में होती है उसको खत्म करना। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज एनी फॉर्म हैज बीन मेड पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। क्या बोला गया है? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो अनटचेबिलिटी है उसे अगर कोई करता है, मतलब कोई अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है, छुआछूत को प्रमोट करता है, तो गवर्नमेंट को उसे पनिश करना चाहिए लॉ के अंदर। नेक्स्ट है अब हमारा फेटर्निटी, जो कि लास्ट कंसेप्ट है। इसमें हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो देयर इज ऑल्सो अ कमिटमेंट मेड इन प्रीएम्बल टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ फेटर्निटी दैट स्टैंड फॉर स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया। जो ये आपका फेटर्निटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड किस लिए डाला गया है? जिससे देश के जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर एक भाईचारे, ब्रदरहुड की भावना को जगाया जा सके, इसलिए ये फेटर्निटी को कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ फेटर्निटी अ प्लूरल सोसाइटी लाइक इंडिया स्टैंड डिवाइड। अगर फेटर्निटी नहीं होगी तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, वो डिवाइड हो जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि इंडिया में है। अगर फेटर्निटी नहीं होगी तो इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर टू गिव मीनिंग टू ऑल आइडियल लाइक जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, द प्रीएम्बल ले ग्रेट एम्फेसिस ऑन फेटर्निटी। इसीलिए अगर हमें बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होंगी, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, अगर उन्हें पूरा करना है, उन्हें अटेन करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है? जो फेटर्निटी का कंसेप्ट हैगा उस पर ज्यादा जोर दिया है। इन फैक्ट फेटर्निटी कैन बी रियलाइज नॉट ओनली बाय एबोलिजिंग अनटचेबिलिटी। फेटर्निटी को हम सिर्फ छुआछूत को खत्म करके अटेन नहीं कर सकते amongst different section of community, but also by abolishing all communal or sectarian or every local discriminatory feeling which stand in the way of unity of India। बल्कि हमें वो सभी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जो कि इंडिया की यूनिटी में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग पैदा करती हैं। अब अगर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो फेटर्निटी का फर्स्ट पार्ट है, डिग्निटी क्या होती है? तो प्रमोशन ऑफ फेटर्निटी इज एसेंशियल टू रियलाइज द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर हमें फेटर्निटी को प्रमोट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के अंदर डिग्निटी लानी होगी। इट इज एसेंशियल टू सिक्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल विदाउट विच डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन। डिग्निटी एक एसेंशियल एलिमेंट है जो सभी इंडिविजुअल के अंदर होता है और इसके बिना डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती। इट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं उन सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो सके। वो कहलाता है आपका डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फिर है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये तो आपको पता ही है, एकता वाली भावना जो होती है। तो एज वी हैव सीन अबव, फैटर्निटी आल्सो प्रमोट वन ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि फैटर्निटी को अगर हमें अचीव करना है तो डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कवर करना पड़ेगा, उन्हें अटेन करना पड़ेगा। टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री इंटैक्ट, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज एसेंशियल। अगर हमें देश को एक करना है, मेंटेन करके उसकी एकता को रखना है, तो हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Therefore, the stress has been given on fostering unity amongst all the inhabitants of the country।
तो इसीलिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उन सभी के अंदर ये भावना फोस्टर मतलब डाली गई है कि उन्हें यूनिटी और इंटीग्रिटी से रहना चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन expects from all the citizen of India to uphold and protect the unity of integrity of India as a matter of duty। और कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को एक तरीके से ये ऑर्डर दे रखा है कि सभी लोग इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए कर रखने में मदद करेंगे, ये उनकी ड्यूटी होती है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही आपकी यूनिट खत्म हो जाती है। यूनिट नंबर 2 में आपको इतना ही कंटेंट कवर करना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में दिया गया है। ये बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है। टोटल आपकी 3 यूनिट आ रही है, 30 मार्क्स का आपका इसका पेपर आना है। तो इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।